हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, रियाना फिजिक्स एप्लीकेशन पे वंस अगेन आप सभी लोगों का स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने आपसे सॉलिड स्टेट के अंदर में बात किया था रिगार्डिंग मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में, और हमने आपको बताया था कि कैसे किसी भी सबस्टेंस के अंदर में, मतलब कोई भी सबस्टेंस हो उसके अंदर में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करना स्टार्ट करती है, और उसके पीछे का जो बेसिक रीजन है वो होता है आपका इलेक्ट्रॉन, जिस इलेक्ट्रॉन की वजह से कोई भी सबस्टेंस आपका मैकेनिकल मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या करता है, शो करता है। नंबर एक बात। दूसरी बात ये हमने आपको बताया था उस इलेक्ट्रॉन में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से वह मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करना स्टार्ट करता है। तो हमने आपको बताया था कि हर एक इलेक्ट्रॉन के पास खुद का अपना मैग्नेटिक मोमेंट होता है। जी हाँ, हर एक इलेक्ट्रॉन के पास खुद का अपना मैग्नेटिक मोमेंट होता है, जिस मैग्नेटिक मोमेंट के कारण हर एक इलेक्ट्रॉन एज अ टीनी मैग्नेट की तरफ प्रेटेंड होता है, एंड इसकी वजह से आपके कंप्लीटली सबस्टेंस के पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है। बहुत ध्यान से सुनिएगा वर्ड्स। हमने बोला इलेक्ट्रॉन की वजह से आपका कोई भी सबस्टेंस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है। इलेक्ट्रॉन, आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन रेस्ट में नहीं होता, इलेक्ट्रॉन हर समय का किसमें होता है, मोशन में होता है। डन। अब बात करें जरा इलेक्ट्रॉन के मोशन के बारे में। तो हमने आपको बताया कि जब कभी भी आपको फिजिक्स के उस मैग्नेटिज्म नाम के चैप्टर से एक कंसेप्ट उठाया था कि कभी भी कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर क्लोज लूप फॉर्म करता है, क्या करता है, क्लोज लूप फॉर्म करता है, तो वो क्या करता है, उससे एसोसिएटेड मैग्नेटिक मोमेंट बनना स्टार्ट हो जाता है। मतलब कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर क्लोज लूप पजेस करता है, मतलब क्लोज लूप में घूमता है कोई भी चार्ज पार्टिकल, तो उससे एसोसिएटेड उस चार्ज पार्टिकल का क्या क्रिएट होता है, मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट होता है। तो ये घूमना बेसिक रीजन था कि हर एक इलेक्ट्रॉन के पास अपना खुद का क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट होता है, और जो मैग्नेटिक मोमेंट किसी भी सबस्टेंस के मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को एग्जिबिट करने के लिए इटसेल्फ कैपेबल है। हालांकि हमने आपको ये भी बताया था कि यह जो मतलब मूवमेंट है, ये जो मोशन है, वो दो चीजों की वजह से होता है। एक आपका ऑर्बिट के चारों, मतलब न्यूक्लियस के चारों साइड वो ऑर्बिटल मोशन करता है, डन। और दूसरा अपने ही एक्सिस पर वो क्या कर रहा होता है, अपने ही एक्सिस पर वो स्पिन कर रहा होता है। क्या ये बात आपको समझ में आई? डन। फिर हमने आपको बताया था कि ये जो मैग्नेटिक मोमेंट है ये कोई बहुत बड़ा वैल्यू नहीं होता, बहुत ही छोटा सा वैल्यू होता है, 10⁻⁻27 एम्पियर मीटर स्क्वायर की रेंज का होता है, जिसको आप लोगों ने बोर मैग्नेटॉन का नाम दिया था और बोला था कि इतना बराबर क्या हो जाएगा आपका 1 बोर मैग्नेटॉन। 9.24 या फिर 27 इंटू 10⁻⁻27 का 27 एम्पियर मीटर स्क्वायर आपका क्या बन जाता है, एक बोर मैग्नेटॉन की बात करते हैं, मतलब वो 1 बोर मैग्नेटॉन के बराबर हो जाता है। हमने आपको बताया कि इसकी वैल्यूज मैग्नेटिक मोमेंट की बोर मैग्नेटॉन में कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का अगर हम बात करें मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में तो बहुत कम होता है। डन। ये तो हमने आपको बता दिया पिछले वीडियो के बारे में, एक शॉर्ट सा समरी। नाउ बात करें जरा कि लास्ट वीडियो को हमने एंड किया था इस बात से कि किसी भी, मतलब जो भी आपके सबस्टेंस है उसके मैग्नेट, अब चूंकि हर एक सबस्टेंस के पास ही तो इलेक्ट्रॉन है ना, तो हर एक सबस्टेंस को, अगर वो सॉलिड हो या लिक्विड हो या फिर क्या आपका गैस हो, हम उसको उसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बिहाफ में क्या कर सकते हैं, कैरेक्टराइज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कैरेक्टराइज कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं जरा कि कैसे हम लोग इसको फर्दर कैटेगराइज करते हैं, और उसमें भी हमको सबसे पहले हमने आपको बताया था क्या पढ़ना है, अपने को पैरामैग्नेटिज्म पढ़ना है। क्या पढ़ना है, पैरामैग्नेटिज्म पढ़ना है, जो कि आप लोगों ने 11th क्लास में नाम सुन भी रखा होगा, लेकिन फिर से हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं, पैरामैग्नेटिज्म। ये आपका पहला कैटेगरी है, पहला टाइप है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का, मतलब सॉलिड का, या फिर सॉरी माफ कीजिएगा, ये आपका पहला टाइप है किसी भी सबस्टेंस का जिसके बिहाफ में हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंगली इसको कैरेक्टराइज करते हैं। डन। आइए जरा बात करें जरा पैरामैग्नेटिज्म किस टाइप के सबस्टेंस को आप कहेंगे। डन। तो चलिए जरा लिखना भी स्टार्ट करते हैं, फिर समझते भी चलते हैं। दो सबस्टेंस ये थोड़ी लॉजिकल टॉपिक है, इसीलिए हमने इसको अपन अच्छे से कवर कर लेते हैं। डन। एंड चूंकि यहाँ के क्वेश्चंस कभी कभार आपके मतलब पेपर वगैरह में भी आ जाता है एज इनऑर्गेनिक के कंसेप्ट के हिसाब से, वैसे ये चैप्टर तो है फिजिकल का, बट आ जाता है कभी कभार यहाँ से क्वेश्चन किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। डन। आए जरा दो सबस्टेंस विच आर weakly attracted in magnetic field called
क्या कहला जाएगा आपका, कहला जाएगा कॉल्ड पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। क्या कहला जाएगा आपका, पैरामैग्नेटिक, कॉल्ड पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। डन। ये तो हमने आपको बता दिया स्टार्टिंग में इसके बारे में। एंड दिस फेनोमेनन इज नोन एज व्हाट, अवर पैरामैग्नेटिज्म। और इस फेनोमेना को क्या बोलेंगे, आप ये भी लिख सकते हो, एंड दिस फेनोमेना, एंड दिस, अब ये क्या एक प्रक्रिया हो जाएगी ना, तो इस वजह से आपको क्या लगाना पड़ेगा, दिस फेनोमेना is called पैरामैग्नेटिज्म। बात समझ में आ रही है? चलिए, अब ये तो हमने आपको बता दिया, क्या लिखा कि जब वैसे सारे सब्सटेंस जिसको अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में डालोगे, कहां डालोगे, मैग्नेटिक फील्ड में डालोगे, तो वो क्या करेगा, वह मैग्नेट से वीकली क्या होगा, अट्रैक्टेड होगा। मतलब मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। मतलब उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में वह सब्सटेंस क्या कर रहा होगा, अट्रैक्शन फील कर रहा होगा। वह सारे सब्सटेंस आपके क्या कहलाएंगे, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कहलाएंगे। अब चलिए इसके एग्जांपल की बात करते हैं। तो एग्जांपल में लेट्स से, चलो मैं आपके लिए ले लेता हूं आयरन के बारे में। किसके एग्जांपल की बात करें अपन तो बात करें आयरन के बारे में। डन। चलिए, अगर हम बात करें जरा आयरन के एटॉमिक नंबर के बारे में, किसके बारे में, आयरन के एटॉमिक नंबर के बारे में। कितना होता है इसका एटॉमिक नंबर होता है 26। कितना होता है आयरन का एटॉमिक नंबर बच्चों, बताएं, 26। चलिए, अब जैसे हम बात करें आयरन का एटॉमिक नंबर 26, तो इस आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की कोशिश करते हैं। फोर्थ पीरियड में आता है, 11th क्लास में सर ने बताया ही होगा कि टिल आर्गन, मतलब आयरन से पहले जो इनर्ट गैस है वो क्या है आपका, आर्गन है। डन। और उसके जस्ट बाद आप क्या लिखोगे, आप तो लिखोगे 4s2, और क्या लिखोगे, 3d कितना लिख दोगे, 3d लिख दोगे 6। इस तरीके से इसके इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं। डन। ये तो हमने आपको बता दिया आयरन का। चलिए अब आप एक काम कीजिए, अब आयरन से ना आप 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लो। क्या कर लो, आप आयरन या आप Fe2+ आयन की बात करो। किसकी बात करें अपन, Fe2+ आयन। चलिए, जैसे ही अगर आप Fe2+ आयन की बात करते हो, तो आर्गन ठीक है, 4s2। अब एक बात बताइए, चौथा सेल है, कहां है, फोर्थ सेल। फोर्थ सेल का मतलब क्या हो गया, ये रहा न्यूक्लियस, ये रहा पहला सेल, ये रहा दूसरा सेल, ये रहा तीसरा सेल, और ये रहा चौथा सेल। तो चौथे सेल में जो आपका s सबसेल होगा, वहां कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। आपने क्या करा, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाएगा, तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगा, d6 आयन कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा। क्या बच जाएगा, d6 आयन कॉन्फ़िगरेशन। अब हम आपको ये बताते हैं कि क्यों मैग्नेटिक फील्ड से यह वीकली अट्रैक्टेड होते हैं। इसके पीछे का आपको रीजन बताते हैं कि अब चलिए जरा ये जो भी d6 आयन कॉन्फ़िगरेशन आया है, इसको ना अपन डब्बा बना के समझते हैं। क्या करते हैं, डब्बा बना के समझते हैं। और बच्चों, इस चीज का यूज आपको इनऑर्गेनिक में जब आप बात कर रहे होगे डीएनए ब्लॉक एलिमेंट एंड सबसे लास्ट चैप्टर आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वहां भी ये बहुत काम में आने वाला है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से हम समझते हैं। डन। यहां पर क्या हो गया, d6 आयन कॉन्फ़िगरेशन है, ये डब्बा भी बनाना बच्चों आपको 11th क्लास में सर ने बहुत बनवाया होगा। 1 2 3 4, और यहाँ कितना हो गया, टोटल 5। कितना हो गया यहाँ पे टोटल, यहाँ जी हो गया आपके पास क्या, 5। चल, अब ये आपका 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया, ये आपका 4 हो गया, ये आपका 5 हो गया, और ये रहा आपका छठा इलेक्ट्रॉन। क्या हो गया, छठा इलेक्ट्रॉन। अब बात ध्यान से सुनिए, आप उन सभी सब्सटेंस को ध्यान से सुनिए, आप उन सभी सब्सटेंस को पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कह सकते हैं जिनके, ध्यान से सुनिए, जिनके आउटर मोस्ट शेल में एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह गया। फिर से सुन लीजिए, किसको आप बोलेंगे, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। आप पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस उन सभी सब्सटेंस को बोलोगे जिसके आउटर मोस्ट शेल में क्या रह जाए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाए। क्या रह जाए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाए। तो आप यहां पर देख भी रहे होगे, ये रहा आपका 3d ऑर्बिटल। क्या रहेगा आपका 3d ऑर्बिटल ना, 3d सबसेल है एक्चुअली, और ये सारे ऑर्बिटल्स बने, हर एक डब्बा आपका इंडिविजुअल। डन। और इसके अंदर में आपको कितने इलेक्ट्रॉन डालने हैं, 6। 5 तो यूं हो गया, और छठा वाला कहां जाके स्टार्ट हो गया, पेयरिंग होना स्टार्ट हो गया। डन। तो ये वाला तो देखो आपका पेयर्ड है, लेकिन ये एंड ये सबके सब आपके कैसे से ऑर्बिटल्स हैं, अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स है ना। तो अगर एक भी अनपेयर्ड ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन रह जाता है, वह सब्सटेंस अपना कैसा कहलाता है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कहलाता है, जिसके बारे में तो आपने 11th क्लास में भी सुना होगा। क्या ये बात आपको समझ में आ रहा है? तो ऐसे सब्सटेंस जिसके आउटरमोस्ट शेल में क्या हो जाए भाई, जिसके आउटरमोस्ट शेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो,
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो वह आपका कैसा सब्सटेंस कहलाता है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कहलाता है। और वो वैसे वाले सब्सटेंस को जब आप अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो वो क्या होगा, वीकली अट्रैक्टेड होगा। डन। चलिए ये तो हमने आपको बता दिया। और सर किस टाइप के सब्सटेंस हो सकते हैं जो कि आपका पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होगा, उसके बारे में बताइए। तो चलिए जरा अलॉन्ग विद आप इसके लिए आप नेक्स्ट और पॉइंट लिख लें। इसको भी एक काम करता हूं ना, 3D थोड़ा और ऊपर लिख देता हूं ताकि एक फ्रेम में अपना एटलीस्ट एक टाइप का मैग्नेटिक सब्सटेंस आ जाए। डन। चलिए और क्या लिखना आपने को यहाँ पे लिखना है ऑल्सो, और लिखना आपने को यहाँ पे ऑल्सो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसिस। ध्यान से सुनिए, ये भी नाम आपने सुना होगा 11th क्लास के 4th चैप्टर में। क्या लिखना है यहाँ पे, ऑल्सो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसिस possesses है, possesses में डबल एस और डबल एस दो बार आ जाता है। ऑल्सो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसिस possesses what, possesses पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। क्या possess करता है आपका, पैरा, आगे क्या लिख देंगे मैग्नेटिक, फिर क्या लिख देंगे बिहेवियर। क्या लिख देंगे बिहेवियर। क्या ये बात आपको समझ में आती है। ऑल्सो क्या कि जो भी आपके ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसिस होते हैं, मतलब ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाए ऑड नंबर में, सही है ना, तो वैसे सब्सटेंस भी आपके कौन से बिहेवियर को शो करता है, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को शो करता है। अब सर इसके भी कुछ का एग्जांपल दीजिए। तो चलिए जरा इसके एग्जांपल की बात करते हैं। बिहेवियर लाइक क्या आगे लिख लो आप ऐसे एग्जांपल, फिर जगह नीचे थोड़ा कम पड़ जाएगा। एग्जांपल इसका निकल के आ जाएगा आपके पास एनओ। आपने 11th क्लास में एनओ का डायग्राम बनाया होगा और आपने काउंट करना होगा उसमें, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स रह जाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन जिसकी पेयरिंग नहीं होती है। आपको तो मैं आपको चाहूं, मतलब लाइक मैं तो आपको एक बार के लिए होमवर्क के रूप में दे देता हूं, आपने एक बार डायग्राम बना के बनाना कि एनओ के डायग्राम में क्या ऑड इलेक्ट्रॉन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन बच रहा है या नहीं बच रहा है। डन। चलिए तो आपका क्या हो गया एनओ, दूसरा आपके पास हो जाता है NO2, क्या हो जाता है आपके पास NO2, और तीसरा आपके पास क्या हो जाता है Cl2। क्या हो जाएगा आपके पास तीसरा एग्जांपल आ जाएगा आपके पास Cl2। चाहो तो आगे ऐसे ही ETC भी लगा सकते। डन। तीन जो मेजर है जो आपके बराबर काम में आते रहते हैं, उसका हमने आपको यहाँ पे क्या शो लिख दिया, इसका हमने आपको यहाँ पे एग्जांपल। क्या ये बात आपको समझ में आया, सही है। मतलब एक तो जिसके आउटर मोस्ट शेल में क्या हो जाए अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दूसरा कि जब आप कंपाउंड बना रहे होगे उन कंपाउंड्स को बनाने के टाइम आपका आउटर मोस्ट शेल में कोई भी एक इलेक्ट्रॉन कैसा रह जाए, ऑड रूप में रह जाए, मतलब पेयरिंग अगर उसका ना हो रहा है, तो क्या कहला जाएगा आपका, वह आपका कहला जाएगा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। डन यहां तक। चलिए अब बात करते हैं। एक्चुअली मेरे को लग रहा है कि कोई खिड़की के बाहर है, एक्चुअली थोड़ा सा डिस्टर्बेंस तो भी है, कोई नहीं, मैं थोड़ी देर में उसको चेक कर लेता हूँ कौन है। चलिए ये तो आपका हो गया यहां तक। डन। चलिए अब फाइनली अगर हम कुछ का आपको एग्जांपल बताएं किसी भी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, तो क्या लिख सकते हो, ऑल्सो देयर आर सम एग्जांपल्स। क्या लिख देंगे, देयर आर सम एग्जांपल्स ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। क्या भैया, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। अब दिमाग में आता है सर जी वैसे कौन से एग्जांपल हो सकते हैं जो कि आपके पैरामैग्नेटिक होंगे। तो उसकी बात करें तो आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो लाइक क्या आपके पास एक सब्सटेंस आ जाएगा TiO2, दैट सब्सटेंस आपके पास आ जाएगा VO, और क्या आ जाएगा आपके पास आ जाएगा VO2। डन ना, TiO2 भी हो गया, VO भी हो गया और VO2 भी हो गया। और आप आगे क्या कर सकते हो, हाँ जी काफी ये तीन एग्जांपल, और आप आगे ऐसे क्या लगा दो, आप ऐसे आगे लगा दो ETC। क्या लगा देंगे यहाँ पे, ETC लगा देंगे। आप चाहो तो एक आध एग्जांपल और डाल सकते हो। क्या डाल दोगे आप, एक और एग्जांपल डाल दो, देखिए Fe2O3। क्या डाल देंगे Fe2O3, और क्या डाल सकते हो, एक और एग्जांपल आप चाहो तो डाल सकते हो यहाँ पे ETC से पहले आप CuO डाल दो। क्या डाल दो, CO। तो देखिए जरा ये सब के सब जो है आपके एग्जांपल्स हैं किसके, ये सब के सब आपके एग्जांपल्स हैं रिगार्डिंग व्हाट, रिगार्डिंग योर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। डन। बड़े इसमें फिर से देख लेते हैं TiO2 और एक क्या लिखा हमने यहाँ पे VO वाला, इसका एग्जांपल शायद से नहीं है। आप एक काम कर लो, VO मिटा लो, एक बार देख भी लेना NCERT में, तो याद करने वाली चीजें हैं। यहाँ पे TiO हो जाएगा और क्या हो जाएगा, एक काम करो CuO को ना इधर से उठा के यहाँ डाल दो। क्या डाल दो, CuO यहाँ डाल दो, VO2 हो गया, और आखिरी में क्या डाल दो ETC। एक बार इसको ना NCERT से मिला भी लेना। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है ना कि इसमें से ही आपका कभी भी कोई भी एक एग्जांपल क्या कर लेगा, आपसे पूछ लेगा कि वो वेदर पैरामैग्नेटिक है या फिर डायमैग्नेटिक है।
तो जितने भी एग्जांपल्स आपको हमने यहाँ पे लिखे या फिर जितने भी एग्जांपल्स आपको एक बार एनसीईआरटी में दे रखा है वो थोड़ा पड़ जाता है इंपॉर्टेंट। फटाफट यहाँ तक करिए मेरे सेक्शन को आप नोट कीजिए, फिर अपन स्टार्ट करेंगे अपने सेकंड सेक्शन को, दैट इज व्हाट, दैट इज आवर डायमैग्नेटिक। किसकी बात करेंगे अपन? डायमैग्नेटिक। एक बार आप इसको नोट कीजिए। एक पॉइंट और आप इसमें ऐड कर लीजिएगा, लाइक ये जो लिखा ना हमने कि मतलब ऑड इलेक्ट्रॉन, मतलब सॉरी ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज वाला तो यहाँ हो गया, इस वाले में कि जिसके आउटर मोस्ट शेल में क्या होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, वो भी पजेस करता है क्या? आपका पैरामैग्नेटिज्म। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, यहाँ पर आप एक काम कर लो, इसको नोट करने से पहले आप यहाँ पर चाहे तो ये लिख सकते हैं, therefore and species containing unpaired electron in its outermost shell, in its outermost cell, and यहां से and odd electron species possess what? Paramagnetic behavior। अब odd electron species के एग्जांपल क्या हो जाएंगे आपके? वो एग्जांपल हो जाएंगे आपके NO, NO2 एंड सबसे लास्ट होता क्या? ClO। और भी कुछ का एग्जांपल्स है आपका TiO, CO, VO2 एंड व्हाट एवर है Fe2O3। आप इन सभी के अंदर में क्या निकालोगे? जो भी आप कहते हैं, मान लीजिए टाइटेनियम की बात करते हैं, टाइटेनियम ऑक्साइड है, तो टाइटेनियम की बात करते हो तो टाइटेनियम का जब कभी भी आप अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखोगे या फिर लिखोगे तो आपको क्या पता पड़ेगा कि इसके आउटर मोशन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, टाइटेनियम के तो केस में कितना हो जाएगा? यहाँ पे 2 हो जाएगा, जो कि आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। चलिए फटाफट इसको नोट कीजिए, फिर अपन सेकेंड टाइप के बारे में बात करेंगे जो कि है अपना क्या? डायमैग्नेटिज्म। फटाफट इसको नोट कीजिए, कर लिया गया। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं डायमैग्नेटिज्म को पढ़ना। सबसे पहले तो इसको थोड़ा साफ कर देते हैं, लाइक यहाँ तो क्या था आपके पास? पैरामैग्नेटिज्म था, थोड़ा बोर्ड क्लीन अच्छे से करना पड़ेगा। चलो ये वाला पोर्शन तो आपका पूरा हो गया। आपको तो बस केवल क्या करना है? एग्जाम्पल ध्यान रखना है। क्या करना है बच्चों? एग्जाम्पल ध्यान रखना है कि किसका एग्जाम्पल किसमें लाई कर रहा है, और वो भी चीजें कैसे पता कर लोगे? आप तो क्या कर लो, जो भी आपका मेटल एटम है उसका आप लोगों ने क्या निकाल लेना है? उसका निकाल लेना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर रस्ट केस में ध्यान नहीं रहा तो ऐसे तो आप एक कोशिश कर लो कि इसको ध्यान ही रख लो, कब तक के करीब में आप उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते रहो। 2-4 एग्जांपल हैं जिसको आपको क्या रखना होता है? ध्यान रखना होता है, तो आपका ये वाला टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। डन। चलिए अब ना अपन इसको मिटाते हैं, फिर अपन बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में। हाँ जी सर। बोर्ड को थोड़ा साफ करने में भी आप देख रहे होगे थोड़ा टाइम लग रहा होगा, बट खैर कोई नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं अपने सेकेंड टाइप के मैग्नेटिज्म को, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिसको हम लोग बोलते हैं डायमैग्नेटिज्म। क्या बोलते हैं? डायमैग्नेटिज्म। तो फटाफट आप क्या लिख रहे हैं यहाँ पे? डायमैग्नेटिज्म। अब ये कौन से सबस्टांस होते हैं? तो ये आपके वह सबस्टांस हो जाएंगे जो कि मैग्नेट, कहीं पे भी अगर मैग्नेटिक फील्ड होगा उसमें ये अपना वीकली क्या हो जाएगा? रिपेल्ड हो जाएगा। पैरामैग्नेटिक में बच्चों आपको क्या बताया था? वो वीकली क्या होते हैं? आपके अट्रैक्टेड होते हैं। इस वाले के केस में आप क्या बोल दोगे? ये वीकली क्या हो जाएंगे? रिपेल्ड हो जाएंगे। कब? इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बस इतनी सी बात आपको यहाँ पे नोट डाउन करना है। तो क्या लिखेंगे इसके डेफिनेशन में? दोज सबस्टांस which are weakly repelled, in presence of what? In presence of magnetic field
मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड FIELD होगा। मैग्नेटिक फील्ड आर कॉल्ड क्या, डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस। क्या बोल देंगे वैसे सब्सटेंस को, डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस बोल देंगे। क्या बोल देंगे, डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस। डन। एंड द फेनोमेनन, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एंड द फेनोमेनन is called डायमैग्नेटिज्म। क्या कह देंगे उसको हम लोग बोल देंगे डायमैग्नेटिज्म। उसको क्या बोल देंगे, डायमैग्नेटिज्म उसको बोल देंगे। ध्यान याद है घड़ी में। चलिए ये तो आपकी होगी, ये तो आपका हो गया एक बार। अब अगला क्या पॉइंट आता है, कि सर जी अब आप इसके एग्जाम्पल बताइए कि इसके एग्जाम्पल क्या होंगे। तो एग्जाम्पल में लिख लो कुछ कंपाउंड के नाम, जैसे क्या लिख सकते हो आप, TiO2, और क्या लिख देंगे जो फेमस है वो आपका NaCl। क्या है आपका, NaCl। दैट्स इट। अब दिमाग में आता है कि सर ये तो क्या डेफिनेशन, मतलब ये तो प्रैक्टिकल करके देखेंगे ना, जब जाके पता पड़ेगा क्या कि वह सब्सटेंस वीकली क्या है, रिपेल्ड है आपके किसके प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब ऐसे सब्सटेंस जिसको आप अगर मैग्नेटिक फील्ड में, चुंबकीय क्षेत्र में रखोगे तो वह उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। डन। अब जब अगर वो उसको रिपेल करेगा, क्या बन जाएगा आपका, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस बन जाएगा। और इस मेथड, इस फेनोमेना को क्या बोलते हैं, डायमैग्नेटिज्म बोलते हैं। डन। अब ये तो आपको हमने बता दिया एग्जांपल। अब जैसे पैरामैग्नेटिक को आप कैसे से चेक करते थे, आप देखते थे कि आउटर मोस्ट शेल में क्या होने चाहिए, आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। क्या होने चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूं डायमैग्नेटिज्म का, तो बच्चों इसके लिए आपको क्या ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, आपको ध्यान रखना है कि आउटर मोस्ट शेल में, कहा, आउटर मोस्ट शेल में एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए। क्या नहीं होने चाहिए, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए। जब अगर आपका एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो वह सब्सटेंस आपका क्या बन जाएगा, वह आपका बन जाएगा डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। अगर सिंगल एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह गया तो वह क्या बनता है आपका, पैरामैग्नेटिक। और अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहा उसके आउटर मोस्ट शेल में, क्या बन जाएगा आपका, डायमैग्नेटिक। तो चलिए जरा इसी एग्जांपल को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। क्या TiO2 की बात करते हैं। अब आप एक बात बताओ, TiO2 क्या है भाई, टाइटेनियम डाइऑक्साइड है ना। अब आप एक बात बताओ, एक कंपाउंड के ऊपर में नेट चार्ज कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 होगा। चलिए टाइटेनियम के हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं कि टाइटेनियम यहाँ पे कितने ऑक्सीडेशन स्टेट में है। 11th क्लास में चैप्टर नंबर 8 आपका रेडॉक्स रिएक्शन होगा, जो कि आपने लास्ट ईयर ही कवर किया होगा। टोटल 7 तो चैप्टर आपके फर्स्ट पार्ट में है, सेकंड पार्ट में रेडॉक्स रिएक्शन है, जहां हम इस टॉपिक को कवर करते हैं। चलिए जिसका भी ऑक्सीडेशन नंबर नहीं पता होता उसका हम लोग क्या मानते हैं, X मानते हैं ना। आपको फिर से थोड़ा सा बेसिक दे देते हैं। प्लस में क्या हो जाएगा, एक ऑक्सीजन की वजह से कितना चार्ज आएगा बताएं, एक ऑक्सीजन की वजह से चार्ज आएगा माइनस का। कितना आएगा, माइनस का। और ऐसे ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं बताओ, ऐसे ऑक्सीजन तो सर यहाँ पे है 2, और बराबर कितना हो जाएगा आपका 0 होगा ना। कि टाइटेनियम का ऑक्सीडेशन नंबर इस हिसाब से होगा ताकि ये दोनों चीजें क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। डन। समझ में आता है क्या, तो कितना हो जाएगा x, और प्लस इंटू माइनस क्या जाएगा, माइनस 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, बराबर में कितना हो जाएगा 0। तो x बराबर कितना आ गया, प्लस का 4। कितना आ गया, प्लस का 4। मतलब टाइटेनियम डाइऑक्साइड बनाने के लिए टाइटेनियम को क्या रखना पड़ेगा, टाइटेनियम को अपने आप को +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, मतलब +4 ऑक्सीकरण संख्या में लेके आना होगा। डन। तो चलिए फिर से बेसिक से बात करते हैं कि टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है। तो टाइटेनियम आपको पता ही होगा, शक्ति विक्रम फेको निकुंज, कुछ तो यूं करते हुए याद करते हैं, डी ब्लॉक के पहले रॉ। शक्ति से क्या हो जाएगा आपके पास स्कैंडियम, टी से क्या हो जाएगा टाइटेनियम, और ये टाइटेनियम आपके पास। अब स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर चूंकि 21 होगा तो इसका कितना हो जाएगा 22। कितना हो जाएगा 22। अगेन यहाँ की बात करें तो यहाँ पर क्या डाल दोगे, आर्गन तक की कड़ी में तो आप यूं ही लिख दोगे ना। अब आर्गन के बाद क्या हो जाएगा आपके पास 4s2, और 3d कितना आ जाएगा, 3d भी आ जाएगा 2। आर्गन का 18 प्लस 2 20, और 20 प्लस 2 कितना हो गया 22। तो ये तो देखो आपके टाइटेनियम का हो गया। अपन क्या बात कर रहे हैं, एक कंपाउंड पकड़ रहे हैं। क्या कंपाउंड है आपके पास, टाइटेनियम डाइऑक्साइड। अब टाइटेनियम डाइऑक्साइड बनाने के लिए
टाइटेनियम को अपने आप को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, Ti+4 में। किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा बच्चों बताना, Ti+4 में। किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, Ti+4। अब +4 का मतलब क्या कि इसके टाइटेनियम के एटम से कितने इलेक्ट्रॉन आपको निकाल देने हैं, 4। अब 2 इलेक्ट्रॉन तो यहां से निकल जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाएगा। अब जब अगर दोनों जगह से दो इलेक्ट्रॉन निकल गया तो आर्गन का तो आर्गन रह गया, यहां क्या बचेगा 4s0 और यहां क्या बचेगा 3d0। अब आप एक बात बताओ, ये रहा आपका आउटर मोशन, क्या कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है? फिर से सुने, ये रहा आपका आउटर मोशन और क्या कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको देखने को मिल रहा है? नहीं देखने को मिल रहा ना। तो वही आपका कंसेप्ट है क्या कि जब आपके आउटर मोस्ट शेल में अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना हो, क्या शो करेंगे वो सब्सटेंस आपके, कैसे सब्सटेंस कहलाएंगे, डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस कहलाएंगे। फटाफट इस पॉइंट को भी आप नोट कर लो, क्या लिखोगे आप, लाइक यहां नहीं लिखते, अपन नीचे ही कंटिन्यू कर लेते हैं। इफ देयर इज not a single unpaired electron in its outermost shell, क्या बन जाएगा in, और आगे क्या आ जाएगा its outermost shell, then such substance behaves as क्या भैया, डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस। कैसा बिहेव करेगा वो, डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस की तरह वह क्या करेगा, बिहेव करेगा। तो जो हमने आपको ये दिखाया एग्जांपल, उस एग्जांपल को हमने इस पॉइंट के थ्रू समझा भी दिया, ताकि जब आप आगे जब कोई दूसरा चैप्टर पढ़ रहे होगे और अगेन जब आप इस टॉपिक को देखोगे तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। डन। तो इस तरीके से हमने अभी अपना सेकंड टाइप ऑफ जो मैग्नेटिज्म था उसको कवर करा है। इसके जस्ट बाद हम लोग बात करेंगे अपने थर्ड टाइप के मैग्नेटिज्म के बारे में। डन। चलिए, तो यहां तक की कड़ी में पहले आप नोट कीजिए, फिर अपन बात करते हैं थर्ड टाइप के मैग्नेटिज्म। चलिए, नोट कर लिया गया। आए हम लोग बात करते थे थर्ड टाइप के मैग्नेटिज्म का, जो कि आपका क्या है, जो कि आपका मैंने आपको बताया भी था फेरोमैग्नेटिज्म। अपन किसकी बात करेंगे, फेरोमैग्नेटिज्म की बात करेंगे। इसके जस्ट में अपना फोर्थ आ जाएगा एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, फिर क्या आ जाएगा आपके पास फेरीमैग्नेटिज्म, और ये टॉपिक आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। सही है ना। तो पहला दूसरा आपका थोड़ा काम का है, जिसके अंदर में हमने आपको एग्जांपल्स बना के बताए। थर्ड आपके लिए थोड़ा न्यू टाइप का होगा, बट ये सब समझना थोड़ा बड़ा आसान है, क्योंकि डायग्रामेटिकली ना हम एक काम करेंगे, इन टॉपिक को बहुत आराम से समझ लेंगे। चल, तो इसको एक बार और मिटाना पड़ जाएगा। चलिए, तो अपना कौन सा स्टार्ट करना है, अपने को थर्ड वाला स्टार्ट करना है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं फेरोमैग्नेटिज्म। क्या बोलते हैं, फेरोमैग्नेटिज्म। डन। अब बात करें कि फेरोमैग्नेटिज्म हम किसको बोलते हैं। अच्छा, चलिए हम एक काम करते हैं, पहले तो डेफिनेशन लिख देते हैं, क्योंकि एक नया वर्ड आपके पास यहां आएगा जिसको हम लोग ना डायग्रामेटिकली अच्छे से समझ लेंगे। क्या होगा इसका डेफिनेशन, फिर से अगेन उसी टाइप का, दोज सब्सटेंस, चाहे तो पैरेलली लिख भी सकते हो आप, those substance in which domains, ये नया वर्ड आ रहा है आपके पास, domains of electrons are arranged in same direction in presence of magnetic field, in presence of magnetic field। फटाफट लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड,
those substances in which domains of electrons are arranged in the same direction in presence of magnetic field are called क्या कहला जाएगा आपका, वो आपका कहला जाएगा फेरोमैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। एंड अगेन बच्चों लास्ट लाइन पे जोड़ ही देंगे, एंड दिस फेनोमेना इज कॉल्ड, और इस फेनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, इस फेनोमेना को हम लोग बोलते हैं फेरोमैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म, क्या बोल देंगे, फेरोमैग्नेटिज्म। डन। चलिए क्या लिखा हमने, आपको लिखा है कि जो डोमेन्स होते हैं इलेक्ट्रॉन का, जस्ट लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था, जब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज स्टार्ट किया था, बताया था हर एक इलेक्ट्रॉन के पास दो अलग अलग टाइप का, आप बोले जरा, स्पिन होता है, एक न्यूक्लियस के अराउंड और दूसरा क्या होता है, वो जो भी इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसके अपने एक्सिस के अराउंड जिस हिसाब से वो स्पिन कर रहा है। डन, सही है। तो इन दोनों के कारण उसके अंदर में क्या पजेस करता है, वो मैग्नेटिक मोमेंट पजेस करता है हर एक इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से हर एक इलेक्ट्रॉन एक छोटे से मैग्नेट की तरह काम करता है, एकदम छोटे से मैग्नेट की तरह, और उसकी वजह से ही कोई भी सब्सटेंस के अंदर में कौन सा बिहेवियर आता है, मैग्नेटिक बिहेवियर आता है। ये तो देखो बहुत माइन्यूट और बहुत बेसिक सी चीजें हैं, जो चीजें आपको हमने अभी थोड़ी देर पहले लास्ट वीडियो में बताया। डन। अभी आज के अभी इस वाले वीडियो में क्या बोल रहे हैं कि जो भी मतलब वही जो इलेक्ट्रॉन्स है, तो उन इलेक्ट्रॉन्स का जो भी मैग्नेटिक मोमेंट आ रहा है उसको हम लोग डोमेन से कैटेगराइज करते हैं। कैसे कैटेगराइज करते हैं, डोमेन से, मतलब कैरेक्टराइज बोलते हैं, पिक्चराइज बोल तो ज्यादा बेहतर है। ये देखो हम ना अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स का क्या बना रहे हैं, डोमेन बना रहे। अब किसी का डोमेन, अब जो कि सारे इलेक्ट्रॉन्स है अभी रैंडम डायरेक्शन में है, तो किसी का डोमेन का डायरेक्शन, मतलब किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो नेट डाइपोल मोमेंट आएगा, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट आएगा, किसी का इस डायरेक्शन में आएगा, तो किसी का इस डायरेक्शन में आएगा, किसी का इस डायरेक्शन में आएगा, तो किसी का किस डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा। तो अभी अल्टीमेटली जो भी मैग्नेटिक मोमेंट आपका आ रहा है, तो उसको ही हम लोग इस डोमेन से पिक्चोरियली रिप्रेजेंट करते हैं, ताकि हम आसान भाषा में उसको समझ ले जाए केमिस्ट्री के टर्म्स में। डन, ये बात समझ में आ गई। चलिए, ये तो हो गया कब का, ये तो हो गया आपका इन एब्सेंस ऑफ व्हाट एवर, इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब इन द वेरी स्टार्टिंग फील्ड, मतलब अभी आपने मैग्नेटिक फील्ड लगाया ही नहीं, अभी आपने नॉर्मल मॉलिक्यूल, नॉर्मल आपने क्या ले लिया, वह सब्सटेंस ले लिया। अब क्या करा, जैसे ही आपने उसको किस में डाल दिया, जैसे ही आपने उसको मैग्नेटिक फील्ड में डाल दिया, कहां डाल दिया, मैग्नेटिक फील्ड में डाल दिया, तो देखो जरा उन सभी इलेक्ट्रॉन्स का जो डोमेन होगा, वह डोमेन किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर जाता है। फिर से सुन लीजिए क्या बोल रहा हूं, कि अभी तो आपका क्या है, हर एक का अपना अलग अलग डायरेक्शन में फाइनल आपका डोमेन आ रहा है। डन। लेकिन जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड एक बार आप अप्लाई करते हो, ध्यान से सुना, जैसे ही आप एक बार मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हो, नाउ इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जैसे आप क्या करते हो, डोमेन मतलब मैग्नेटिक फील्ड आप अप्लाई करते हो, तो क्या होता है, तो सारे इलेक्ट्रॉन का जो डोमेन है वह किस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है, वह किसी भी एक लेट से इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। डन। मतलब मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में सभी इलेक्ट्रॉन का जो डोमेन है उसका डायरेक्शन क्या आ जाता है, सेम आ जाता है। ये एक बात होगी, बहुत महीन बात होगी आपके इसके रिगार्डिंग में। तो उस टाइप का सब्सटेंस आपका क्या कहलाएगा, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कहलाएगा। और ये जो फिनोमेना होता है, जो हमारा क्या कहलाता है, फेरोमैग्नेटिज्म कहलाता है। सही है, डन यहां तक के करीब में। अच्छा जी, अगला इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं, तो एग्जांपल क्या हो जाएगा, तो आप लिख सकते हैं अगला पॉइंट, एग्जांपल्स ऑफ सच सब्सटेंस आर, क्या एग्जांपल हो जाएंगे आपके, आयरन हो सकता है आपका, कोबाल्ट हो सकता है आपका, निकेल हो सकता है आपका, और क्या हो जाता है, एक और कंपाउंड होता है CrO2, जो कि थोड़ा फेमस है, जो कि आपको क्या रखना चाहिए, जो कि आपको याद रखना चाहिए। ये सबके सब आपके क्या हो गए, ये सबके सब इसके एग्जांपल हो, किसके, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के। नंबर एक बात। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, दीज आर परमानेंट मैग्नेट।
ये क्या हो जाता है आपका परमानेंट मैग्नेट बन जाता है। परमानेंट मैग्नेट मतलब मैग्नेटिक फील्ड में डालने के बाद मैग्नेट, क्या मतलब इस वर्ड का, मैग्नेटिक फील्ड डाल दिया तो सबका डोमेन किसी एक डायरेक्शन में अलाइन हो गया ना। अब आपने क्या करा, मैग्नेटिक फील्ड हटा दिया। मैग्नेटिक फील्ड हटा देने के बाद भी एक बार जब डोमेन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में सेट हो गया तो इसका डोमेन आपका इसी ही डायरेक्शन में क्या रहेगा, सेट रहेगा। डन, मतलब मैग्नेटिक फील्ड को हटा भी देंगे तो भी इसके जो भी डोमेन का डायरेक्शन आया वो क्या रहने वाला, आपका सेम रहने वाला। डन, तो इसी वजह से हमने क्या लिखा है यहाँ पे, दीज आर व्हाट, दीज आर परमानेंट मैग्नेट। सही है, तो ये देखिए ये आपके पॉइंट्स हो गए किससे एसोसिएटेड, ये एसोसिएटेड होगा आपकी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। डन, फटाफट आप इसको एक काम कीजिए, इसको तो आप क्या कर लो, नोट कर लो, और उसके जस्ट बाद हम लोग फेरोमैग्नेटिज्म का एंटी पढ़ेंगे क्या, दैट इज व्हाट आवर एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। क्या पढ़ेंगे, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, एंड देन आफ्टर उसकी बात करेंगे। फटाफट इसको नोट कीजिए। हाँ, एक पॉइंट तो इसमें और बताना भूल गया मैं, एक पॉइंट आप तो और इसके अंदर में क्या डाल सकते हो कि लाइक हमने आपको लास्ट वीडियो में ये बताया था कि सबस्टेंस, हर एक सबस्टेंस के पास क्या होता है, कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मोमेंट होता है। जिस मैग्नेटिक मोमेंट को तो आप किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हो, म्यू से रिप्रेजेंट करते हो। किससे रिप्रेजेंट करते हो, म्यू से रिप्रेजेंट करते हो। और ये जो भी आपका म्यू है ये न्यूमेरिकली अगर मैं बात करूं किसके इक्वल आता है, ये न्यूमेरिकली इक्वल आता है। मतलब फॉर्मूला क्या होता है, n और इंटू n+2, और आगे यूनिट हमने आपको पहले भी बताया था, दैट इज व्हाट, दैट इज आवर बोर मैग्नेटॉन। कितना बताया था, बोर मैग्नेटॉन मतलब 9.24 इंटू 10⁻27 एम्पियर मीटर स्क्वायर, मतलब इतना। तो आपने उसको छिपा दिया एक बोर मैग्नेटॉन बोर्ड लिख, डन। और आगे सिंपल सा फॉर्मूला लगा दिया, क्या, अंडर रूट में क्या डाल दिया आपने, n और इंटू n+2। आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये n क्या है, तो आप क्या लिखोगे, वेयर n आपकी किसकी इक्वल हो जाएगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटरमोस्ट शेल, इन इट्स, पहले तो इन आएगा यहाँ पे, इन इट्स आउटरमोस्ट शेल। क्या ये बात समझ में आ रहा है आपको, n बराबर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटरमोस्ट शेल। डन, आपको हमने पहले भी बताया था एक बोर मैग्नेटॉन का वैल्यू, तो आप यहाँ पे चाहो तो एक बोर मैग्नेटॉन बराबर क्या लिख सकते हो, 9.24 इंटू 10⁻⁻27। आगे क्या आ जाएगा, एम्पियर, और क्या आ जाएगा आपके पास, मीटर स्क्वायर। ये एक बोर मैग्नेटॉन के बराबर का होता है। और ये म्यू क्या हो जाएगा आपका, म्यू हो जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू। किसका वैल्यू हो जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट। तो आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो म्यू भी आपका क्या है, म्यू के नीचे आप चाहो तो भी सब्सक्रिप्ट भी लगा सकते हो, ये आपका हो गया मैग्नेटिक मोमेंट। डन, तो ये आपका निकल गया। इस फॉर्मूले से आप क्या निकाल सकते हो, आप उसके मैग्नेटिक मोमेंट के वैल्यूज को भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। फटाफट आप इसको अब नोट कर लिया गया। चलिए, ये वाला आपका कंप्लीट हो गया। इसके जस्ट बाद अपन बात करते हैं क्या, इसके जस्ट अगले पार्ट का, जिसका नाम क्या है, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। क्या नाम है इसका, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। तो इस वाले केस में बहुत ज्यादा आपको अंतर नहीं करना है, थोड़े बहुत ही आपको चेंजेस लाने, जो कि हम ना यहाँ पे लिख भी देंगे। डन, चलिए अब बात करें जरा एंटी फेरोमैग्नेटिज्म का। तो अगला आपका चौथा पॉइंट क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा आपके पास एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। अब आपने अगर फेरोमैग्नेटिज्म अगर आपने कर लिया तो एंटी फेरोमैग्नेटिज्म आपको करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। सेम वैसा सा ही सारा चीज रहेगा। क्या हिसाब किताब हो जाएगा, देखो हम तो आपको बस अभी आपको बस जस्ट आराम से दिखा दे रहे हैं, अब बाकी सारी कहानी खुद ब खुद कनेक्ट कर लोगे। बस आप इसका डायग्राम देखें, कहानी आप खुद ब खुद कनेक्ट कर लेंगे। क्या समझ में एंटी फेरोमैग्नेटिज्म का मतलब कि स्टार्टिंग में तो डोमेन क्या होंगे, अलग अलग रहेंगे, लेकिन जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड आप डालोगे तो इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में, फिर से इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक मतलब उसका जो भी इलेक्ट्रॉन का डोमेन है वो क्या हो जाएगा, अलाइन हो जाएगा इक्वल अमाउंट में। जैसे दो इधर बनाया तो दो कहां बनाएगा, उधर भी बनाएगा इक्वल अमाउंट में। एंड जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे का क्या बोलते हैं, डोमेन अरेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से वो दोनों के दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट करेंगे। और कैंसलिंग आउट के कारण यह किस तरीके से बिहेव करेगा, यह बिहेव करेगा आपके नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस की तरह। तो किस तरीके से बिहेव करेगा, ये
नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस की तरह बिहेव करेगा। देखो नीचे वाला पॉइंट तो आपने एज ऑलरेडी लिख ही रखा है। अब अपन क्या बात करते हैं, अब अपन बात करते हैं इसके बारे में, क्या बोलते हैं, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म के पॉइंट के बारे में। तो चलिए जरा हम लोग बात करें कि लाइक इसके डेफिनेशन का सबसे पहले तो क्या बोलोगे, दोज सब्सटेंस इन विच डोमेन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आर अरेंज्ड इन। अब देखिएगा जरा यहाँ पे, यहाँ क्या लिखा हमने, सेम, क्या लिखा है यहाँ पे, सेम, तो आप क्या बोलोगे, इन इक्वल एंड अपोजिट। बस आपको क्या डालना है, इक्वल एंड अपोजिट डालना है। इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आर कॉल्ड, कौन सा सब्सटेंस आपका कहला जाएगा, आपका कहला जाएगा एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। क्या कहला जाएगा आपका, एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, क्या कहला जाएगा आपका, एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। डन। चलिए ये तो आपका इधर वाला हो गया। एंड दिस फेनोमेना इज कॉल्ड, अब इसकी फेनोमेना को भी आप क्या बोल दोगे, क्या बोल दोगे आप, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। डन। ये हमने आपको ये वाला तो बता ही दिया, फेरोमैग्नेटिज्म में क्या होता है, सब एक डायरेक्शन में। एंटी फेरोमैग्नेटिज्म में क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट। और लास्ट वाला बचा आपका फेरी मैग्नेटिज्म, उस केस में क्या होगा, नॉट इक्वल होगा, बस मतलब अपोजिट, मतलब अलाइन तो होंगे बट रैंडम ऑर्डर में होंगे। हो सकता है कि 3 डोमेन इधर हो और 1 डोमेन इधर हो। तो जो भी आपका फेरी मैग्नेटिज्म है, जो लास्ट सेक्शन है, थोड़ी देर पहले बाद डिस्कस करेंगे हम लोग। पहले तो ये देखें कि पहले सारे के सारे इक्वल डोमेन में था, वो हमने आपको जस्ट थोड़ी देर पहले पढ़ाया, जिसको हम क्या बोलते हैं, फेरोमैग्नेटिज्म। एंटी फेरोमैग्नेटिज्म किसको बोलते हैं, जब डोमेन्स इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन होता, जिसकी वजह से वह एक दूसरे को कैंसल आउट करेगा, और कैंसल आउट करने की वजह से क्या, किस टाइप का सब्सटेंस, किस टाइप का बिहेवियर शो करेगा, नॉन मैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। क्या बोलोगे, दीज सब्सटेंस, ऐसे सीधा लिख सकते हैं, दीज सब्सटेंस विल शो नॉन मैग्नेटिक बिहेवियर। कैसा बिहेवियर शो करेगा, नॉन मैग्नेटिक बिहेवियर। किस तरीके से शो करेगा, ये नॉन मैग्नेटिक बिहेवियर को शो करेगा। चलो ये भी बात हमने आपको बता दी, ये भी हमने आपको बता दिया। अब बात आता है कि सर अब इसके एग्जांपल्स का, एग्जांपल तो सेम नहीं होंगे ना। अब अगर अपन इसके एग्जांपल की बात करें तो इसके एग्जांपल्स होते हैं बच्चों, एक हो जाएगा आपके पास MnO, जो कि फेमस एग्जांपल है, और दूसरा आपके पास Mn2O3। दूसरा क्या आपके पास, Mn2O3, डाई मैंगनीज ट्राइऑक्साइड, और एक आपका क्या है, सिंपल मैंगनीज ऑक्साइड। डन। फटाफट आप इसको नोट करें। इसके जस्ट बाद हम अपने टॉपिक का सबसे लास्ट, अगर हम देखें जरा, तो एनसीईआरटी के बिहाफ से आपका सारा टॉपिक निपट चुका है। सारे ही टॉपिक पर हमने काम कर लिया। एज हम साथ ही साथ में एक्सरसाइज के भी, मतलब इंटेक्स के भी क्वेश्चन को लेकर के रखें, ताकि आपको ये नहीं लगे कि कुछ भी टॉपिक छूटा है। लास्ट इंटेक्स के क्वेश्चन को अपने को सॉल्व करना है, जो कि जरूर हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। एंड पैरेलली 2 अलग टाइप के क्वेश्चन, जो कि मैंने आपको पहले प्रॉमिस किया था जब हम डिफेक्ट्स पढ़ रहे थे, जो कि आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, तो किसी भी टाइम पे उस कंसेप्ट को उठा के एक अच्छा क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो हम उन दोनों क्वेश्चन को भी पैरेलली कल की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। फटाफट इसको नोट कीजिए, फिर अपन बात करते हैं फेरी मैग्नेटिज्म के बारे में। चलिए सबसे लास्ट वाले पार्ट को अपन लोग डील करते हैं, दैट इज आवर फेरी मैग्नेटिज्म। सबसे लास्ट वाला सेक्शन अपना क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा आपका फेरी मैग्नेटिज्म। तो 5th लिख लें आप, जो कि लास्ट पार्ट है सब्सटेंस का, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। और बात करते हैं हम लोग किसके बारे में, फेरी मैग्नेटिज्म के बारे में। किसके बारे में, फेरी मैग्नेटिज्म। डन। अब अगेन अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें, तो आप एक काम कर लो, बेहतर रहेगा ना कि आप 4 की जगह क्या बना लो, आप तो 4 की जगह बना लो 5 और 5 बना लो यहाँ पे डोमेन, है ना। तो 5 अगर आप डोमेन बनाओगे तो आपके लिए थोड़ा बेहतर हो जाएगा। डन। तो यहाँ पर इसको ऐसे कर देते हैं, अभी इसको ऐसे कर देते हैं, थोड़ा छोड़ देते हैं। अब आप देखो, इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तो कैसा सा डोमेन रहेगा, हर एक का अपना अलग अलग। लेकिन जैसे ही आप मैग्नेटिक फील्ड डालोगे, तो आपको दिख रहा होगा कि इस बारी क्या हुआ। इस बारी समझ में आ रहा है क्या हुआ, इस बारी आपको दिख रहा होगा कि यार अपोजिट तो हो रहा है डोमेन, बट इक्वल अमाउंट में नहीं हो रहे। कैसे से हो रहे हैं, अनइक्वल अमाउंट में हो रहे हैं। अगर 4 वाला रहता तो तीनों का तीनों एक डायरेक्शन में जाता, और एक जस्ट क्या हो जाता, अपोजिट डायरेक्शन में जाता ना। तो ये वाला जो चीज है,
आपका क्या बन जाता है, आपका बन जाता है फेरी मैग्नेटिक सबस्टेंस। चलिए अब इसके डेफिनेशन की बात करें, दो सबस्टेंस इन विच डोमेन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड इन, अब आप बताओ जरा, इक्वल बोलोगे या अनइक्वल बोलोगे? क्या बोलोगे आप? अनइक्वल। तो बस आपको डेफिनेशन में क्या कर देना है, डेफिनेशन में डाल देना अनइक्वल। एंड अपोजिट डायरेक्शन इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आर कॉल्ड व्हाट? आर कॉल्ड फेरी मैग्नेटिक सबस्टेंस। क्या बोलते हैं उसको? उसको लोग बोलते हैं फेरी मैग्नेटिक सबस्टेंस। क्या बोल देंगे उसको? फेरी मैग्नेटिक सबस्टेंस। एंड दिस फेनोमेनन इज नोन एज व्हाट? फेरी मैग्नेटिज्म। और इस फेनोमेनन को हम लोग क्या बोल देंगे? इस फेनोमेनन को हम लोग बोल देंगे फेरी मैग्नेटिज्म। डन। चलिए फटाफट आप इसको नोट कीजिए, फेरी मैग्नेटिज्म। डायग्राम तो हमने आपको यहां पे बता ही दिया कि किस तरीके से आपका एक बार इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा और एक बार इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा। डन। चलिए अब बात करें इसके एग्जांपल्स का। तो एग्जांपल्स ऑफ सच सबस्टेंस आर, जो कुछ फेमस एग्जांपल है उसकी बात करते हैं, है ना। तो इसके जो भी फेमस एग्जांपल है उसकी बात को मैं आपके सामने इस तरीके से कर देता हूं। दो कॉमन है, बड़े फेमस है एक्चुअली। एक तो आपके होता है मैग्नेटाइट, नाम सुना होगा आपने 10th क्लास में, भूगोल में भी सुना होगा मैग्नेटाइट, ज्योग्राफी में भी सुना होगा, और आपने कहा सुना होगा, और आपने सुना होगा लाइक उसमें क्या बोलते हैं उसको, केमिस्ट्री के 3rd चैप्टर में मेटल एंड नॉन मेटल में, वहां पर भी आपने एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल किया होगा, धातु कर्म की किया होगा, वहां आपने इसका नाम सुना होगा। खैर फॉर्मूला लिखते हैं तब शायद कहीं कुछ याद आ जाए, Fe3 और आगे क्या होता है O4। यहाँ पे क्या कहलाते हैं? मैग्नेटाइट कहलाते हैं। सेम इसी तरीके से कुछ फेराइट्स है जो कि थोड़े फेमस है, और इनका नाम भी आपको ध्यान होना चाहिए किसी भी फेरी मैग्नेटिज्म सबस्टेंस में। तो किसके फेराइट्स आपके हैं? एक फेराइट्स आपका बन जाएगा Mg, Fe2 और कितना हो जाएगा? O4। क्या हो जाएगा? O4। Mg मतलब +2 और यहाँ कितना हो जाएगा? 8, तीनों में कितना हो जाएगा? 6। चलो बढ़िया, 6 + 2 8 और ये कितना हो जाएगा? 8। बढ़िया। एक्चुअली ऑक्सीडेशन नंबर अकॉर्डिंगली इसका चेक करना होता था। और एक और किसका फेराइट? जिंक का फेराइट है, वो भी थोड़ा फेमस है। डन। तो हमने आपको इसके भी एग्जांपल्स एट लास्ट बता दिए। डन। अब आप एक काम कर सकते हो, इसको एक बार आप नोट कर लो। सही है। चलिए तो इस तरीके से हमने आपको 2 वीडियो में कवर करा कि किस तरीके से आप बात कर सकते हैं किसी भी सबस्टेंस के मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में, नंबर 1 बात, और नंबर 2 बात कि उसको हम कैसे कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं। जहां आपका पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक तो बिल्कुल अलग केस है। पैरामैग्नेटिक तो किसकी वजह से होता है? आउटर मोशन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। दूसरा कुछ ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज जिसका नाम हमने आपको लिखवाया था NO, NO2 और क्या लिखवाया था? ClO2। पहला क्या होना चाहिए? आउटर मोशन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, आइदर उस टाइप के कंपाउंड में चीजें एग्जिबिट कर जाएंगे। दूसरा क्या हो गया? दूसरा हमने आपको बताया ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज वाले टाइप के कंपाउंड। अगेन क्या एग्जांपल थे? NO, NO2 और क्या था आपके पास? ClO2। डन। इस टाइप के जो कंपाउंड होंगे वो आपके कैसे बनेंगे? पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस बनेंगे। डायमैग्नेटिक सबस्टेंस किसको बोलते हैं? अच्छा पैरामैग्नेटिक के डेफिनेशन की बात नहीं करें, किसको बोला था पैरामैग्नेटिक? जो कि आपका क्या होता है? वीकली अट्रैक्टेड होता है किसके प्रेजेंस में? मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में। आपका क्या कहलाता है? पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस कहलाता है। डन। दूसरा डायमैग्नेटिक क्या बोलते हो आप? वीकली रिपेल्ड इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्या कहलाता है? डायमैग्नेटिक सबस्टेंस कहलाता है। डन। अच्छा इसके कौन से एग्जांपल्स होंगे? इनके एग्जांपल्स होंगे वो सारे के सारे कंपाउंड, सॉरी वो सही बात है, वो सारे के सारे कंपाउंड जिसमें आपका जो भी आपका मेटल एटम है वह क्या हो जाए? वह आपका उसके आउटर मोस्ट शेल में एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना प्रेजेंट हो। क्या हो जाए? उसके आउटर मोस्ट शेल में एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना प्रेजेंट हो, प्रेजेंट नहीं हो, मतलब बात समझ में आ रही है? तो ये दोनों का दोनों तो आपका क्लियर हो गया। फिर हमने आपको क्या बताया? फिर हमने आपको बताया फेरोमैग्नेटिक। तो फेरोमैग्नेटिक के लिए तो ध्यान रखो कि इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सभी का डोमेन क्या हो जाएगा? एक डायरेक्शन में रहेगा ना। और अगर हम बात कर रहे हैं एंटी फेरोमैग्नेटिज्म तो क्या हो जाएगा? इक्वल एंड अपोजिट अमाउंट में एक दूसरे के डोमेन एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे? कैंसिल कर रहे होंगे। फेरीमैग्नेटिक का मतलब क्या हो गया? कि अनइक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे के मैग्नेटिक जो भी आपका वो डोमेन क्रिएट होता है इलेक्ट्रॉन का, उसको वो क्या करते रहते हैं? कैंसिल करते रहते हैं। ना डर हो गया क्या यहाँ तक की करीब में? फिर हमने आपको बताया मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने का फॉर्मूला काफी सिंपल टर्म्स में, दैट इज व्हाट म्यू इज इक्वल्स टू व्हाट अंडर रूट में n into n+2, जहां n क्या बताता है? आपका नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोशन। बाएं कक्ष में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है,
दूसरा म्यू बी जो सिंबल था वो किसके लिए था, वह मैग्नेटिक मोमेंट के लिए था। डन। इसका हम लोग यूनिट डालते हैं बोर मैग्नेटॉन, जिसकी वैल्यूज होती है 9.24 इंटू 10⁻⁻27 एम्पियर मीटर स्क्वायर। इसी को हमने क्या बोल दिया था, एक बोर मैग्नेटॉन बोल दिया था। डन। तो चलिए हमने अपने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को भी खत्म करा। अब अगले वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आएंगे रिगार्डिंग इंटेक्स के सवाल। तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया।